नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर का चमत्कार। पूरे गांव में हड़कंप मच गई थी कि आज सावन सोमवारी के दिन किसकी लाश मंदिर के पीछे लावारिस की तरह पड़ी हुई है। मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ था। कई लोग उस मंदिर की परिक्रमा सुबह के उजाला होने से पहले ही कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला था कि मंदिर के पीछे ऐसा कुछ भी है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी अपनी नई किरणें के साथ पृथ्वी तल को सुसज्जित करने लगी, लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, यह लावारिस लाश आखिर है किसकी? यह बात धीरे धीरे गांव के मुखिया परशुराम तक पहुंची। परशुराम उस बारे में बहुत विचार किया, लेकिन सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन लगाया और वहां के बारे में पूरी जानकारी दी। थाने से डीआईजी साहब के साथ साथ कुछ पुलिस वाले और हवलदार भी साथ में आए। जब पुलिस वालों ने उस लाश को सीधा किया तो देखा उस बूढ़े आदमी की पहचान भी मिटाने की कोशिश की गई है। इसीलिए उसके चेहरे पर धारदार वस्तु से कई बार ऐसे काटा गया था कि उसका चेहरा पहचान ही नहीं आ रहा था। चेहरा समझ नहीं आने के कारण तो पुलिस वाले भी माथा पकड़ कर बैठ गए। लेकिन फिर डीआईजी साहब को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम गांव के सारे बुजुर्गों के बारे में पता लगाएं, सभी लोग सही सलामत हैं या नहीं। अगर इस गांव के सभी लोग सही सलामत हैं तब आजू बाजू के गांव के लोगों को पूछताछ किया जाएगा ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। डीआईजी साहब ने इस काम के लिए सभी पुलिस वालों को लगा दिया। फिर क्या था, 2 दिनों के अंदर पड़ोस के गांव में पता चला कि मनमोहन जी अपने घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा विनय दूसरे शहर में रहता है और उसकी पत्नी बबीता तो गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए वह शादी के बाद कभी गांव ही नहीं आई है। पुलिस वालों को लगा जब बेटा उतना कमा ही लेता है और बहू को तो गांव पसंद ही नहीं है, तो वे दोनों मनमोहन जी को भला क्यों मारेंगे। हो ना हो उनके रिश्तेदारी या फिर गांव के ही कोई उनके दुश्मन ने मार दिया हो। फिर भी डीआईजी साहब ने अपनी शंका दूर करने के लिए मनमोहन जी के बेटे विनय को यह कहकर बुलाया कि तुम निर्दोष हो। तुम तो अपने पिता को मार ही नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद ही इतना कमा लेते हो, तो अपने पिता को क्यों मारोगे। और तुम्हारी पत्नी जब गांव और गांव वालों को पसंद ही नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि उसने भी ऐसी हरकतें की होगी। बस तुम फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ जाओ और अपना बयान देकर वापस चले जाना, और यह भी कन्फर्म कर लो कि क्या यह तुम्हारे पिता की ही लाश है या किसी और की। विनय डीआईजी साहब की बातें सुनकर खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंच गया अपना बयान देने। डीआईजी साहब ने जब विनय से उसके पिता के बारे में पूछना शुरू किया तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। शुरू में तो उसने कुछ सवालों के जवाब ठीक से दिया, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि तुम अपने पिता को अपने साथ क्यों नहीं रखते थे, तब उसने कहा क्योंकि पिताजी को शहर में रहना पसंद नहीं था। और यह पूछा गया कि तुम उनके लिए हर महीने कितने रुपए भेजते थे और उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या करते थे, तब उसने माथे से पसीना टपकने लगा। डीआईजी साहब को शक हो गया कि हो ना हो विनय ने ही अपने पिता को मारा है
उन्होंने उसके 1 सप्ताह पहले का रिकॉर्ड मांगा कि वह कब कब कौन कौन सी जगह में था। विनय की जुबान लड़खड़ाने लगी और हाथ पैर कांपने लगे। डीआईजी साहब ने उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए अलग बैठ जाने के लिए कह दिया। अब बारी आई विनय की पत्नी बबीता की। पुलिस वाले ने जैसे ही बबीता के सामने अपना डंडा चमकाता हुआ आया, वह थर थर कांपते हुए कहने लगी, सर, हमने बाबूजी को नहीं मारा, हमने तो सिर्फ उनका गला दबाया था। ना जाने कैसे उतने में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उनके चेहरे में इतने सारे निशान कैसे हुए मुझे नहीं पता। डीआईजी साहब ने उससे और ज़्यादा कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा और उसे भी दूसरी तरफ बैठा दिया। फिर डीआईजी साहब ने विनय को अपने पास बुलाया और बोले, देखो बेटा विनय, अगर तुमने इस मर्डर केस के बारे में पूरी जानकारी दी तो हम तुम्हें या तो इस केस से पूरा ही छुटकारा दिला देंगे या फिर कम सज़ा दिलवाएंगे, वरना अगर हमें सच्चाई तक पहुंचने में जितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा दिनों की सज़ा मिलेगी। और अगर तुमने आसानी से बता दिया कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी और उन्हें तुमने कैसे मारा और इस लाश को यहाँ तक लाने तक का सफ़र कैसे तय किया, पूरा विस्तार से वह भी पूरी ईमानदारी से बताओगे तो तुम्हें कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे, वरना सोच लो, जेल में मार तो खाओगे ही और आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी सो अलग। शायद हो सकता है तुम्हें फांसी की सज़ा भी सुना सकते हैं। इसीलिए तुम मेरी बात मानो और सारी बात सही सही बता दो। विनय भी पुलिस वालों की बात में आ गया और बोला, मैं और बबीता दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मैंने जिस दिन उस कंपनी में कदम रखा था उसी दिन लेट हो गया था। मुझे मालूम नहीं था कि डायरेक्टर सर का केबिन किधर है। उस दिन बबीता ने ही मेरी मदद की थी। उसी ने मुझे लिफ्ट से डायरेक्टर सर के केबिन तक पहुंचाया था और वह अपने क्षेत्र में चली गई। मैं तो मंत्रमुग्ध सा बबीता को ही देखता रहा। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे डायरेक्टर सर के पास अपना ज्वाइनिंग लेटर जमा करके उसी दिन अपना काम भी समझना था कि मुझे क्या करना है। डायरेक्टर सर ने 3 बार बेल बजा दिया था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे उनके पास जाना है। फिर वहाँ के गार्ड ने मुझे झकझोरते हुए कहा, ओए मिस्टर, कहाँ खोए हुए हो? सर ने 3 बार बेल बजा दिया है और तुम हो कि यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बड़े विचित्र आदमी जान पड़ते हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम नौकरी करने ही आए हो ना, या फिर टाइम पास करने? तभी मैं जल्दी से उठा और उस तरफ भागा जिधर डायरेक्टर सर का केबिन था। सर ने जो भी सवाल किया मैंने पूरा निर्भीक होकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे ख्यालों में बार बार बबीता आ जाती थी। सर को लगा मुझे घबराहट हो रही है, इसीलिए मैं हकला रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया। उसी समय बबीता इठलाती बलखाती सी डायरेक्टर सर के केबिन में उनका परमिशन लेकर आ गई। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर गया। बबीता ने देखा, अरे यह तो वही लड़का है जिसकी उसने लिफ्ट में मदद की थी और सर के ऑफिस तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन इसे क्या हो गया जो पानी का गिलास ही गिरा दिया? उसने बाहर खड़े वॉचमैन को बुलाया और वहां से कांच के सारे टुकड़े उठाने के लिए कहा और पानी को पोंछने के लिए कहा। डायरेक्टर सर ने उसे बाहर जाने के लिए कह दिया और बबीता से बोला, हाँ तो बबीता बताओ,
क्या कहना चाहती थी। उन दिनों बबीता कंपनी के मैनेजमेंट का काम देखती थी। उसने सर को बताया कि इस बार उनकी कंपनी का प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। इस बार कंपनी का प्रोग्रेस हो रहा है, इसीलिए इस वर्ष सभी कर्मी को बोनस के रूप में होली के त्यौहार में कुछ रुपए या फिर कुछ गिफ्ट दिया जाना चाहिए, जिससे वर्कर्स और भी ज़्यादा खुश होकर काम करेंगे। बबीता का सुझाव डायरेक्टर सर को बेहद पसंद आया। उन्होंने अपने ट्रस्टी मेंबर को बुलाया और मीटिंग की और उसमें निर्णय लिया गया कि सभी वर्कर्स को गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि अगर पैसे देंगे तो कोई कुछ में तो कोई कुछ में खर्च कर ही देगा, और अगर सामान खरीद कर देंगे तो उसे वे लोग यादगार के रूप में कई दिनों तक उपयोग में लेंगे। यह गिफ्ट उन लोगों के लिए था जो 1 वर्ष से अधिक समय तक काम कर रहे हैं, और जो लोग 1 वर्ष से कम समय तक काम कर रहे हैं उन्हें केवल 500 रुपये दिए जाएंगे, ताकि कम से कम अपने परिवार वालों के लिए मिठाई लेकर तो जा ही सकते हैं। विनय को तो केवल 15 दिन ही हुए थे उस कंपनी में काम करते हुए, और होली का त्यौहार आ गया था। लेकिन इत्तेफाक कहो या किस्मत का खेल, बबीता ने अपने स्टाफ में जितने वर्कर्स काम करते थे उन लोगों की गिनती से एक गिफ्ट ज़्यादा मंगवा लिया। जब सभी लोगों को उसके बॉस ने अपने हाथ से गिफ्ट दिया तो बबीता के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि एक गिफ्ट कैसे ज़्यादा हो गया। उसने उस गिफ्ट को विनय को दे दिया, क्योंकि उस समय विनय बबीता के पास ही खड़ा था और वह उसे विश्वास पात्र भी मानने लगी थी, क्योंकि एक दिन विनय ने अपने ईमानदारी को ऐसे परिचय दिया था। वह छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था। उसने जैसे ही अपनी गाड़ी निकाली, एक सोने का अंगूठी उसकी गाड़ी के पास उसे गिरा हुआ मिला। उसने तुरंत उस अंगूठी को डायरेक्टर सर के पास लेकर गया और बताया कि यह अंगूठी किसका है जो मेरी गाड़ी के पास गिरा हुआ था। डायरेक्टर सर विनय से खुश होकर उसे मैनेजर के पद पर रख लिया, और जो एक गिफ्ट एक्स्ट्रा आ गया था उसे विनय को दे दिया गया। इसी प्रकार विनय को बबीता भी पसंद करने लगी। अब रोज ही बबीता और विनय एक साथ कंपनी जाते और वापस अपने घर आ जाते। दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि बात शादी तक पहुंच गई, और दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शादी कर लेने के बाद दोनों ने अपने अपने माता पिता को बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। तो बबीता के माँ बाप तो मान गए, क्योंकि वे लोग शहर में रहते थे और खुले विचार वाले थे। लेकिन विनय के माँ बाप गांव में रहते थे, इसीलिए उन लोगों की सोच थी कि वे लोग अपने बेटे की शादी अपनी ही जाति, अपनी ही बिरादरी की लड़की से करेंगे। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया और गुस्से में विनय से कह दिया था कि अगर हम मर भी जाएंगे फिर भी तू हमें कंधा देने मत आना। इस बीच विनय की शादी के 4 साल बाद विनय की मां सुमित्रा देवी की कैंसर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। दूसरे के कारण विनय ने अपनी मां की लाश को हाथ भी नहीं लगाया और अंतिम दर्शन करने भी नहीं आया, क्योंकि बबीता को अपने सास ससुर के प्रति बहुत गुस्सा था कि उन्होंने अपनी बहू का तिरस्कार किया था। बस यही बात उनके मन की अग्नि को शांत नहीं होने दे रही थी। वह जब से शादी करके विनय की जिंदगी में आई थी, मन ही मन कई षड्यंत्र रचती कि दोनों बूढ़े बूढ़ियों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद उसे अपार शांति का अनुभव हुआ कि चलो
कम से कम एक भला तो टली। उसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन वह मनमोहन जी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन कैसे, वह समझ नहीं पा रही थी। तिगड़म तो बहुत लगाती थी, लेकिन अंजाम देने में समर्थ नहीं हो पाती थी। फिर उसने टीवी पर क्राइम वाला सीरियल देखना शुरू किया कि शायद वहाँ से उस मर्डर के कुछ प्लान मिल जाए। लेकिन वहाँ ऐसे खतरनाक मर्डर के बारे में दिखाए जाते थे कि उसके भी रूह कांप जाती थी। फिर उसने एक सीरियल देखा, उसमें नौकर अपने मालिक को सेब के साथ ढेर सारे सेब के बीजों को पीसकर पिला देता है, जिसके कारण उसे मालिक की मृत्यु हो जाती है। यह आइडिया बबीता को सबसे आसान और सटीक लगा। उसने ऐसा किया भी। दोनों पति पत्नी गांव में जाकर मनमोहन जी के साथ रहने का नाटक करने लगे। बबीता ने भी अपने ससुर के घर पहली बार कदम रखा था और अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, गलती तो आपके बच्चों से बहुत बड़ी हुई है और उसकी माफ़ी पश्चाताप के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए बाबूजी। कहकर उसने इतनी मासूमियत से माफ़ी मांगा कि कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। मनमोहन जी तो फिर भी एक दयालुता और प्रेम से भरे गुब्बारा थे, इसीलिए वह तो सहज ही बेटे बहू के प्रेम रूपी नदी में गोते लगाते रह गए। अब बहू बबीता रोज सुबह मनमोहन जी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर खिलाती, चाय पिलाती और दोपहर में सेब का जूस बना कर देती। शाम को भी जूस देती। बेटा घर के गाय और बकरियों की देखभाल करता और खेत में लगे फसल पर रोज ही जाया करता और मनमोहन जी को आकर बताता। इस प्रकार मनमोहन जी तो बेटे बहू के द्वारा सेवा और मान सम्मान पाकर निहाल हुए जा रहे थे। बेटे बहू के साथ रहते हुए उन्हें इतना आनंद आता कि वह अपने पुराने सारे दुख भूल चुके थे कि बहू ने उन्हें पहले किस प्रकार अपमानित किया था। समय धीरे धीरे बहुत हो रहा था। समय के साथ साथ मनमोहन जी के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। यह देखकर बबीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो उसका प्लान काम कर रहा है। अब बबीता रोज रोज सेब के बीजों की मात्रा बढ़ा कर जूस बनाती ताकि मनमोहन जी जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चल बसे। लेकिन मनमोहन जी दयालु किस्म के इंसान थे, इसीलिए वह नहीं पीते थे, बल्कि अपने कई वर्षों से काम कर रहे दीनू काका को रोज पिला दिया करते थे ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और मनमोहन जी की तबीयत खराब मौसम बदलने के कारण हुई थी। उसी को बबीता ने अपने प्लान का हिस्सा मान लिया था और मन ही मन खुश हो रही थी कि एक रात बबीता ने देखा कि मनमोहन जी अपने बिस्तर के पास नीचे गिरे हुए हैं। उसने उनके नाक के पास अपना हाथ लगाया, यह महसूस करने के लिए कि मनमोहन जी जिंदा भी हैं या मर गए। जब उन्होंने पानी कहा तो उसने उन्हें पानी देने की बजाय उनका गला दबा दिया। और जब वह दोनों आश्वस्त हो गए कि अब मनमोहन जी का काम तमाम हो गया, तो वह दोनों घर में जितने भी रुपए पैसे सोने चांदी थे सब लेकर रातों रात अपने शहर वाले घर में चले गए। उसके बाद उनकी लाश मंदिर तक कैसे आई, यह बात तो विनय और बबीता को भी परेशान करने वाली थी। उसी समय मनमोहन जी खाते हुए चेहरे में धीमी मुस्कान के साथ वहां पर पहुंचे, जहां विनय, बबीता और पुलिस वालों के साथ साथ उस गांव के लोग और पड़ोसी लोग भी मौजूद थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बेटे विनय को दो थप्पड़ दोनों गाल में जड़ दिया और कहा, अरे
ऐसे नालायक खुद गर्ज औलाद से तो अच्छा होता मैं बेऔलाद ही रहता। डीआईजी साहब, विनय ने जहाँ तक कहानी सुनाई उसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। दीनू काका के पिताजी भी मेरे दादाजी के ज़माने में हमारे घर में काम करते थे। तब से दीनू काका भी हमारे घर में ही काम करने लगे थे, या यूँ कह सकते हैं कि दीनू काका भी हमारे परिवार का एक हिस्सा ही थे। इसीलिए मैं जैसा खाता था दीनू काका को भी वैसा ही खिलाता था। कुछ दिनों पहले मेरे बेटे बहू मेरे घर पर माफ़ी मांगने आए थे और ऐसा व्यवहार किया कि मैं तो खुशी से फूले नहीं समाता था। और हर शाम को मैं दीनू काका के पास जाकर उन्हें अपने खुशी या गम की बातें बताया करता था। जब मैं उन्हें अपनी बहू बेटे की आने की खुशी की बात बताई तो उन्होंने पहले ही याद दिलाया कि बहू ने आप लोगों को कैसे अपमानित करके वापस भेजा था। हो न हो उनके यहाँ आने का कुछ खास मकसद ज़रूर होगा। आप ज़रा चौकन्ना रहना। दीनू काका की बातें मेरे दिल में दिमाग में छा गए। बहू मुझे रोज़ जूस बना कर देती। उस समय दीनू काका को पिला दिया करता, क्योंकि दीनू काका बहुत दिनों से बीमार रह रहे थे। शुरू में तो दीनू काका जूस पीकर तरोताज़ा महसूस करने लगे थे, लेकिन इस जूस को रोज़ पीने से पहले से ज़्यादा बीमार पड़ गए। रात में सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद काका ने मुझे आवाज़ लगाया। मैं उनके पास गया तो देखा काका की तबीयत बहुत ही नाजुक लग रही थी। मैं विनय के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बेटा बचा लो बेटा कहकर चिल्लाने लगा, लेकिन ना ही बहू आई ना ही बेटा उठ कर आया। मैं फिर से दीनू काका के पास गया और उन्हें पानी पिलाया। उनके पास पानी भी ख़त्म हो गया था। मैंने उन्हें वहीं लेटकर रहने के लिए कहा और गांव के बगल के पास उनके लिए दवाई लेने चला गया। मेरे वापस आने तक मैंने देखा दीनू काका मेरे बिस्तर के पास निढाल पड़े हैं। मेरे बेटे और बहू अंधेरा होने के कारण यह नहीं देख पाए कि जो नीचे निढाल पड़ा है वह मनमोहन जी है या दीनू काका। इन दोनों ने उनका गला दबाया और कहा, बूढ़े और कितने दिनों तक जीने का शौक था तुझे? माँ के साथ ही चला जाता तो हमें सेब के जूस में उसी के बीज डालकर तुझे स्लो पॉइजन देकर मारने की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती और गलती से भी तू जिंदा ना रह जाए, इसीलिए हमें आखिरी डोज तुझे देनी पड़ रही है। इतना कहकर वह दोनों निर्दयता से ठहाका लगाकर हंसने लगे। वहाँ का सारा सामान लेकर रातों रात गायब हो गए। मैं अपने दीनू काका को अपनी आंखों के सामने इतनी निर्दयता से मारते हुए देखता रहा और रोता रहा, लेकिन इन दरिंदों के सामने नहीं गया, वरना यह दोनों मिलकर मुझे भी मार डालते तो यह गुत्थी सुलझती ही नहीं। मैं अपने दीनू काका को इंसाफ दिलाने के लिए ही जिंदा रहा, वरना मैं भी उसी समय आत्महत्या कर लूं, ऐसा सोचने लगा था। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरे चाचा का बेटा पंकज एक बड़ी सी वस्तु लेकर आया और दीनू काका को मनमोहन समझकर उसके चेहरे पर प्रहार करने लगा। रात का अंधेरा होने के कारण उसने भी नहीं देखा कि वह शख्स मनमोहन है या दीनू काका। वह भी अपना बदला लेने आया था। वह भी जब जब वार करता कुछ न कुछ बदले की भावना लिए प्रश्न करता, जैसे वह मरा हुआ इंसान उठकर उसे जवाब देगा। वह कह रहा था, तू मेरा भाई होकर भी उस नौकरानी का साथ दिया। क्या लगती थी वह लड़की तेरी? मैं तेरे चाचा का बेटा हूँ, पर हूँ तो तेरा भाई ही ना। फिर तूने अपने भाई के साथ क्यों नहीं दिया? मुझे 20 साल की सज़ा
तेरे कारण काटनी पड़ी। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। और भी उसके मन में जो कुछ भी आता वह बढ़ बढ़ करके उस पर वार करता रहा। मैं अपने वफादार दीनू काका के निर्मम हत्या पर आंसू बहाता रहा। फिर अचानक मुझे भगवान ने हिम्मत दिया और मैं अपने मित्र को फ़ोन लगाकर वहाँ की सारी घटना के बारे में बता दिया। उसने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा। अंधेरा होने के कारण वीडियो तो उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, एक काम बहुत अच्छा हुआ। पंकज को बहुत सारे लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। फिर सुबह होते ही हमारे पड़ोसी किशोर लाल जी ने सभी लोगों ने विनय को फ़ोन करवाया कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनय और बबीता घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोने लगे। विनय कहता, पापा आप कहाँ चले गए पापा, लौट आओ पापा, आपने तो अपने पोता और पोती का मुंह भी नहीं देखा है। वहीं बबीता बहू कहती, बाबूजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हमने तो आपकी सेवा भी नहीं की। इसी प्रकार दोनों बेटे बहू रो रो कर लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अपने पापा से कितना प्यार है। डीआईजी साहब बोले, तो मनमोहन जी, पंकज का आपने किस जुर्म के लिए 20 साल की सज़ा दिलवाई थी? मनमोहन लाल जी बोले, सर हमारे घर में एक गरीब लड़की काम करने आया करती थी। पंकज ने उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब उस लड़की ने शोर मचाया तो उसने उसे जान से मार डालने की धमकी दे डाली। बेचारी लड़की डर के कारण चुप हो गई। इत्तेफाक से मैं वहाँ से गुजर रहा था। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली और उस लड़की का रोना सुनकर मैं उनके पास गया। मैं जब उसे उसके रोने का कारण पूछा तो पंकज मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। जब मैं उस लड़की को अपनी ओर खींचा तो उसने मुझे 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। फिर मैंने उस लड़की की तरफ से पुलिस कंप्लेन की तो पंकज ने जाते जाते मुझसे कहा था कि वह जेल से छूटते ही मुझे जान से मार डालेगा। मुझे लगा पंकज अभी गुस्से में है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। मैंने उसके परिवार वालों की पूरी देखभाल की। समय समय पर उससे भी मिलने जाया करता था तो मुझे लगा पंकज सुधर गया होगा, लेकिन वह नहीं सुधरा था। उसने जब अपने 4 साथियों के साथ दीनू काका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मंदिर तक लेकर आया, तब हमने इसका वीडियो बनाया है और वही पंकज को पकड़ पाए। बाकी उसके चारों साथी भाग गए। मनमोहन जी के बयान से पुलिस वाले संतुष्ट हुए। उनका वह अधूरा ही सही, लेकिन वह वीडियो बहुत काम का था, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। डीआईजी साहब ने पंकज को फिर से आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई और विनय और बबीता को भी आजीवन कारावास की सज़ा मिली। जब विनय को सज़ा सुनाई गई तो वह बोला, सर आपने तो कहा था कि हमारी सज़ा कम हो जाएगी या नहीं भी होगी, फिर ये सब कैसे? डीआईजी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? अब तुमने इतना बड़ा गुनाह किया ही है तो दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। विनय अपने पिता के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा यह आइडिया बबीता का था। आपने उसे शुरू में नापसंद किया था। उसी का बदला लेने के लिए उसने इतना घिनौना काम किया और मुझसे भी करवाया। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
आज अगर माँ जिंदा होती तो आपको ज़रूर मना लेती। पापा, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, अपने बेटे को कैसे जेल भेज सकते हो? पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। मनमोहन लाल जी के ऊपर उसके अनुरोध का कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। वह कुछ नहीं बोले, बल्कि इतना बोला कि सर, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बबीता ने देखा, बाबूजी जब अपने बेटे को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो मुझे क्या माफ़ करेंगे। फिर भी उसने भी एक कोशिश करने की सोची। उसने भी मनमोहन जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनमोहन जी बोले, हाँ बहू, तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मनमोहन जी की ऐसी बातें सुनकर बबीता आश्चर्यचकित रह गई। वह खुश होकर अपने ससुर की ओर देखने लगी और बोली, सच में बाबूजी? मनमोहन जी बोले, हाँ बहू, लेकिन मेरी एक शर्त है। बबीता बोली, बाबूजी आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। मनमोहन जी बोले, सुन लो बहू, फिर यह ना कहना कि मंजूर नहीं है। बबीता बोली, हाँ हाँ बाबूजी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मनमोहन जी बोले, तुम जेल में तो नहीं रहोगे, लेकिन जहाँ भी रहोगी, चाहे दुकान से कोई सामान लेना हो, कपड़ा लेना हो या फिर कहीं जॉब करना हो, सबसे पहले अपनी सच्चाई बताओगी कि मैं अपने ससुर का मर्डर किया हूँ। मैं कानून अपराधी हूँ, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती। यह 3 वाक्य हर जगह बोलना भी, और एक बड़ा सा पोस्टर अपने आगे पीछे लगा कर घूमना होगा, तभी तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। अगर ये सब मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम्हें विनय से भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी और जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। बबीता ने सोचा, अभी तो हाँ कह देती हूँ, बाद में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा तो ससुर जी मेरे साथ नहीं रहेंगे। जहाँ भी जाऊँगी पोस्टर को छुपा दूँगी, और ज़रूरी नहीं है हर जगह वैसा ही बोलना जो ससुर जी ने कहा है। उसने हाँ कह दिया। अब विनय और पंकज को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और बबीता का तो जीवन ही समझो नरक हो गया। बबीता जहाँ जहाँ जाती है, पुलिस वाला उसके साथ जाता है। अगर वह यह 3 वाक्य नहीं बोलती तो वह अपना डंडा चमकाता रहता। वह पोस्टर नहीं पहनती, वह अपना डंडा चमकाता रहता। बबीता ने उस पुलिस वाले को रिश्वत देकर कुछ छूट देने के लिए निवेदन करती। फिर भी उसे उच्च अधिकारी की ओर से सख्त हिदायत थी कि वह उसे हर हाल में जो कहा गया है उस नियम का पालन करवाए। अब बबीता की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। वह किसी किराने की दुकान में जाकर वही वाक्य दोहराती तो दुकानदार उससे घृणा की दृष्टि से देखता और सामान देने से मना कर देता। इसी प्रकार कपड़े की दुकान में जाती तो वहाँ के दुकानदार भी वैसा ही कुछ करते हैं और उससे अपमानित होकर वापस अपने घर आना पड़ा। अब जॉब के लिए कहीं भी जाती तो किसी भी जगह में उसे जॉब नहीं मिलती। उसके पुराने बॉस ने भी उसे जब जॉब पर रखने के लिए यह कहकर मना कर दिया कि हमारे पास ऐसे खूनी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब बबीता घर पर रहती तो उसकी भाभी उसका जीना दूभर करके रखी थी। अगर वह एक घूंट पानी भी पीती तो उसे ताने दिए बिना नहीं रहती थी। एक समय ऐसा था कि वही भाभी उसके गुणगान गाते नहीं थकती थी, लेकिन आज उसे सांस लेना भी शर्मनाक लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, इससे अच्छा तो जेल की ज़िंदगी ही ज़्यादा अच्छी थी। इसी प्रकार एक दिन ऐसा आया कि बबीता बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो गई।
और पागल होकर सिर्फ वही 3 वाक्य बोलने लगी जो उसे बोलने के लिए कहा गया था। अब उसे ना ही अपने मान सम्मान की चिंता थी और ना ही इज्जत की। अब वह कहीं भी रहती, कहीं भी खाती और कहीं भी सो जाती। बबीता के मायके वालों ने तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, लेकिन मानवता के नाते मनमोहन जी ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया और समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। फिर कभी ना ही अपने बेटे विनय की तरफ ध्यान दिया, ना ही अपने भाई पंकज की तरफ ध्यान दिया, ना ही बबीता की तरफ। उन्होंने केवल जन कल्याण के कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। वैसा ही हुआ बबीता, विनय और पंकज के साथ भी। अगर उन्होंने निर्दोष भोले भाले दीनू काका को मनमोहन जी का नाम मारे होते तो उन्हें भी जेल की हवा ना खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्यों को अपना कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन कभी कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कहाँ ले जाकर डुबो देती है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।